बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आया, जिस पर पाकिस्तान ने अपना रद्द अमल भी दिया। लेकिन अफगानिस्तान बाज आने या होश की नाखुन लेने के बजाय दोबारा से बुज़दिलाना जारहियत पर उतर आया है। कोहाट में DSP असद महमूद की शहादत और भक्कर में खुदकुश हमला महज सिक्योरिटी वाक़यात नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि सरहद पार मौजूद अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में ऐसे खुदकुश हमले और कार्रवाइयाँ ना तो इस्लाम ना ही पख्तून रवायात के मुताबिक है। ऐसा लगता है या तो अफगान रजीम फितनतुल हिंदुस्तान से ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत अंदरूनी दबाव का शिकार है और बाज़ गिरोह इसकी पॉलिसियों पर असरअंदाज हो रहे हैं। आज इस मौजू पर बात करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा IMF की मिशन के बारे में भी बातचीत होगी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अपने इस दौरे के दौरान वो गुज़िश्ता 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा और इस जायजे के बाद नई किस्त के इजरा का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान की मुआशी तस्वीर मिले जुले इशारे दे रही है। एक तरफ महंगाई की रफ्तार में कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते ये हैं कि टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा फिर भी नहीं हो सका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जुलाई से जनवरी तक 372 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है और इत्तलात ये बताती हैं कि हुकूमत IMF से टैक्स हदफ में 100 अरब रुपए तक कमी की दरख्वास्त करने जा रही है। दूसरी जानिब IMF की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 7 साल में गुर्बत की शरह 21.9% से बढ़कर 28.9% तक जा पहुंची। तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी इंतहाई गुर्बत का शिकार बताए जा रहे हैं, जबकि आमदनी में अदम मुसावात भी गुज़िश्ता 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 2025 तक मजमूई सरकारी कर्जा GDP की तकरीबन 70% तक पहुंच चुका था और कर्जों पर सूद की अदायगी का हुजम बढ़कर 3.59 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। इसके अलावा 75 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या IMF की सख्त मालियाती पॉलिसियाँ, टैक्सों में इजाफा, सब्सिडीज़ में कमी और रुपए की कदर में कमी ने गुर्बत में इजाफे को बढ़ाने में कितनी मदद की? दूसरा ये भी कि अगर कर्जा मुसलसल बढ़ रहा है तो इसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं पहुंच रहा? कर्जे अवामी फलाह, तालीम, सेहत और रोजगार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सिर्फ पुराने कर्जों की अदायगी और मालियाती खसारे को पूरा करने में खर्च हो रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हुकूमत, अपोजिशन और सियासत पर तबादला ख्याल करेंगे। ज्वाइन कर रहे हैं मुझे रिजवान रजी साहब और इशार अला साहब। रजी साहब, गुज़िश्ता रोज कोहाट में DSP असद महमूद की शहादत और फिर भक्कर में होने वाला दहशतगर्दी का वाक़या, खुदकुश हमला, सर ये अफगानिस्तान की एलानिया जंग तस्वुर की जाए या फिर गैर एलानिया? ये दोनों हैं, बल्कि उसे ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन अनऑफिशियली ये आप समझें तो बॉर्डर के ऊपर भी अटैक हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं वो तशवीशनाक सूरत हाल को ज़रूर करना चाहूँगा। करक के इलाके के अंदर हमला हुआ। उस हमले के नतीजे के अंदर 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। उनको वहाँ से मूव किया जा रहा था तो उस एम्बुलेंस को रास्ते में रोक कर आग लगा दी गई और यूं वो ज़ख्मी एहलकार जिंदा जल गए। अब जो लोग जो थे जिन्होंने उन दोनों मुकामात पे, ज़ाहिर दोनों मुकामात पे प्लानिंग के तहत ही वो उन्होंने हमला किया, ये बहुत तशवीशनाक है। वहाँ की मुकामी हुकूमत, जो भी उसके ज़िम्मेदारान है, जो भी ये 1122 की एम्बुलेंस मूव कर रहे थे या जो भी वहाँ पे जिन्होंने वो अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई थी, उन तमाम एहलकारों की गोशमाली होने की ज़रूरत है कि अगर वो मूव कर रहे थे और इतना इलाका ख़तरनाक या नाजुक था तो उसके साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं मूव की गई। खैर, ये तो एक जुमला मुतरज़ा आ गया। देखिए, एक मुलाकात हुई पाकिस्तान ने जिस दिन अटैक किया है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हमें ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया कि एक मुलाकात हुई जिसके अंदर तालिबान ने इस बात के ऊपर बहस की। जो काबली ग्रुप है उसका ख्याल था कि जनाब हमें बराह रास्त अटैक करना चाहिए, और जो कंधारी ग्रुप था उसका ख्याल था कि हमें पाकिस्तान के अंदर हमने जो अपने बीज बो रखे उनको एक्टिवेट करना चाहिए। दोनों ग्रुप जो थे वो इसी अपने अपने नुक्ता नज़र पे कायम रहे और इसी इख्तलाफ के अंदर वो मीटिंग कैंसिल, मतलब कि प्रोलॉन्ग हो गई, किसी नतीजे के खत्म हो। हाँ, प्रोरोग हो गई। और उसके बाद उन्होंने बॉर्डर के ऊपर हमला कर दिया। देखिए ना, कल की रात में पाकिस्तान के 3 जगहों के ऊपर उन्होंने बॉर्डर पे अटैक किया। एक वो स्पेन बोल्दक है चमन के पास, एक इधर जो है वो तोरखम बॉर्डर है और उसके साथ लंडी कोतल है। इन इलाकों के अंदर हमला किया और चूंकि पाकिस्तान के
अफवाज को अपना काम तो आता है, तो वो आगाह थे और वो तैयार थे। तो इधर हमारे यहाँ की तरफ से किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली, और परली तरफ से जो जानी नुकसान की इतला है इसलिए हम उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते कि सरकारी तौर पे उसको तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन ये बात जो है, मैं इसार राना साहब की तवज्जो चाहूँगा, वो इस तरह के मामलात को बहुत गौर से देखते हैं। वो बात ये है कि उन्होंने मेन बैटल टैंक यूज़ किए हैं। मेन बैटल टैंक वो होते हैं जो कि फुल फ्लेज वॉर के अंदर आप मैदान जंग में उतारते हैं, और वो हमने तबाह भी किए हैं 3 के करीब, सुनने में यही आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली उसको नहीं कहा गया। ऑफिशियली इस पे ऊपर हुकूमत पाकिस्तान के जो आलमी मीडिया के तर्जुमान हैं, वो इनके दोस्त भी हैं इसार राना साहब के, वो हैं, उन्होंने कोई बयान एक जारी किया है ट्वीट के ऊपर, लेकिन ऑफिशियली हुकूमत पाकिस्तान या दफ्तर खारजा या वजारत दिफा या ISPR की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन मैं समझता हूं कि वो हमला और फिर बक्कर के अंदर हमला और ये करक के अंदर हमला, ये बुनियादी तौर पे उन्होंने हर तरह का पाकिस्तान के ऊपर हमला लागू कर दिया है, मुसल्लत कर दिया है। और इसकी एक वजह यह है कि आज जो है वो मोदी साहब तल अवीव पहुंचे और नेतन्याहू साहब की बेगम सारा याहू ने उस रंग के कपड़े पहने हैं जो रुमाल मोदी साहब ने अपनी जेब में टिकाया है, और फिर उन्होंने, मेरा मतलब है कि आपस में बाहमी मोहब्बत और शक्र रंजी जितनियां भी हैं उसका इजहार किया है। तो एन मोदी के दौरा इसराइल के दिन 11 पाकिस्तानी जवानों की शहादत की बलि पेश करना सिंबॉलिकली हमें बहुत कुछ देखने और सुनने पर मजबूर करता। ठीक है राना साहब, कोहाट में हमला, करक में हमला, भक्कर में हमला, ना ही पख्तून रवायात का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही माह मुक़द्दस का ख्याल रखा जा रहा है। रियासत पाकिस्तान और इसके अवाम के खिलाफ ये जंग, आपको नहीं लगता इस बात की मतकाजी है कि हमें अपनी तमाम तर सियासी तफरीक और तमाम तर सूबाई तफरीक से बिल्कुल हट कर एक पेज पर आना होगा? ऐसा नहीं कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, लेकिन सर फिर भी हम ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं कि ये दहशतगर्द हमारे अंदर घुसकर हम पर वार कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो आप तय है कि पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो कोई भी हो, कोई सी भी सियासी जमात हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। और अगर कोई नहीं खड़ी होती तो हम में से तो नहीं है, मैं तो उसे अपने में से नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं सब। और ये बात हमारे हुक्मरानों को भी समझनी चाहिए और उन सब लोगों को समझनी चाहिए जो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मुस्तफिद होते हैं। सारी एक आम शहरी को नहीं समझनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ इस जंग में मेरा ख्याल कुछ दो राय नहीं है। अब जो केपी हुकूमत थी वो आपसे कुछ अर्सा पहले कहती रही कि जी हमें आप सबूत दें कि अफगानिस्तान से ये सारा कुछ होता है, और वो सबूत मांगते रहे, लेकिन उसके बाद उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार की गई और उन्होंने भी जो अलामिया जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े दहशतगर्दी के हवाले से। तो इसमें तो कहीं पे भी अब एम्बिग्युइटी कोई नहीं है। ठीक। अब दूसरी बात ये जो आपका सवाल है, तो मैं क्योंकि रजी साहब के साथ बहुत अरसे से हूं तो मैंने इनसे सीखा है कि कभी भी जो नजर आ रहा हो उस पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए बतौर सहाफी कि उसके पीछे क्या है उसे देखना ही असल सहाफी का काम। ये तो आम आदमी भी देख रहा है कि अफगानिस्तान से जंग हो रही है, लेकिन बतौर सहाफी में ये देख रहा हूँ कि क्यों हो रही है और इसके फायदे या नुकसान क्या, अफगानिस्तान हमसे क्या लेना चाहता है ये सारे बॉर्डर खोल के, ठीक है, और हमें इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो पाकिस्तान से जंग का वो ले। ये मैं दूसरी दफा जुमला कहता हूँ तो उसकी इतनी औकात ही नहीं है। तो फिर मतलब ये यानी कि ये बैरूनी आकाओं के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये प्रॉक्सी जंग है। अभी मैंने कुछ अर्से पहले भी अपने इस प्रोग्राम में बताया था कि भारत कोशिश कर रहा है कि काबुल में एंटी एयरक्राफ्ट जो उनका सिस्टम है वो नाफिज करे, यानी कि वहां पे इंस्टॉल करके। फिर उसके बाद उसने अपने जदीद तरीन जो टैंक हैं वो भी क्या नाम है अफगानिस्तान के हवाले किए हैं। तो ये बात तो हमें क्लियर नजर आ रही है। दूसरी जानिब अमेरिका है जो 7-8 अरब डॉलर का असला छोड़ के भाग गया,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो किराए के टट्टू हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर भारत के से पैसे लेके, असला लेके, अमेरिका का असला लेके और बैरूनी आकाओं की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमला आवर है, तो पाकिस्तान बिल्कुल इस बार क्लियर है। मैं पाकिस्तान अपने बहादुर अफवाज के इस इकदाम की जो उन्होंने अंदर घुस के मारा, मैं बिल्कुल उसके तायद करता हूँ। अच्छा आपने एक बड़ी दिलचस्प जुमला कहा ना अपनी गुफ्तगू में, प्रॉक्सी वॉर। तो सर आपको लगता है कि अब हमें जो हमारे अफगानिस्तान से जंग है या जो भी हमारे से मामला चल रहे हैं हमारे दुश्मनों के साथ, अब हमें अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बजाय पाकिस्तान को भी प्रॉक्सीज पर काम करने की जरूरत है आने वाले दिनों में? नहीं, हमारे पास तो क्योंकि प्रॉक्सी की गुंजाइश कोई नहीं है ना। अच्छा, वो लोग उनको सामने रख के ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, हम तो बराह रास्त जो कर रहे हैं उनसे नबर्दे आजमाए। और पाकिस्तान ने पहली दफा मैं पहली दफा ये कहूंगा कि एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाई है हमारी पाक फौज ने, जो हम पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और तारिक फजल चौधरी साहब का जो ये बयान है कल सेनेट में कि अब हम लाशें नहीं उठाएंगे, हम लाशों का जवाब देंगे, पूरी कौम की आवाज है। तारिक फजल के साथ मेरी भी आवाज शामिल है और मैं भी इस आवाज का हिस्सा हूँ कि अब हमने लाशें नहीं उठानी। हमारी जो लाशें गिराता है, हमने अब उनको बताना है कि हम इतने कमजोर नहीं है जितना वो हमें समझते। ठीक, रजी साहब, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुसलसल एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मौशी अहदाफ के हवाले से भी गुफ्तगू होती है कि दौरे पाकिस्तान की मईशत के तराजू में बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। लेकिन सर, जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, हम मईशत को परवान नहीं चढ़ा सकते। ये जो कतर का भी दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको लगता है कि इसमें अफगानिस्तान के टॉपिक पर डिस्कशन हुई होगी? देखिए, कतर मेन स्टेक होल्डर है और अब पाकिस्तान की क़यादत को ये एहसास बड़ी शिद्दत के साथ हो गया और शुक्र है हो गया कि दोहा एग्रीमेंट जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और हमारे उस वक्त के वजीर दिफा जो थे जनाब ख्वाजा आसफ साहब, वो वजीर दिफा तो नहीं थे उस वक्त, अपोजिशन में थे, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब भी उसको जो थे वो कर रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे और शेर लिख रहे थे हम सोशल मीडिया के ऊपर, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ये वाले शेर लिख रहे थे। हमें अब एहसास हो रहा है कि हमारे साथ हैंड हो गया। तालिबान ने अंडर हैंड इस मुआहदे के अंदर कतर और अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के अंदर वो एग्रीमेंट करके वापस जैसे ये पहुंचे हैं, और हमारे अभी ये फैज हमीद साहब चाय पीने भी नहीं गए सरीना में, तो तालिबान के लाए हुए लोगों ने काबुल की गलियों के अंदर उसकी दीवारों के ऊपर एक नक्शा लकीरा और उस नक्शे के अंदर मतलब कि चित्राल से लेके डेरा इस्माइल खान तक और नौशकी से लेकर और ग्वादर तक का सारा इलाका जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। बलूचिस्तान तो सारा दिखाया गया है और ग्वादर को बलूचिस्तान की बंदरगाह दिखाया गया। अब ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे, वो पूरी दुनिया में अफगानिस्तान का केस प्लीड करते फिर रहे थे कि जनाब इनको आइसोलेट ना करें, इनको टाइम दिया जाए, जनाब ये किया जाए। उस वक्त काबुल की दीवारों के अंदर ये तालिबान जो नक्शे डिस्प्ले करते फिर रहे थे, उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो था, यानी आप देखिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के 40% रकबे से भी ज्यादा है, वो सारे का सारा, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सारे का सारा, और कश्मीर सारे का सारा। कश्मीर वैसे उन्होंने नक्शे में इंडिया को बख्श दिया, गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा दिखाया उन नक्शों में। वो नक्शे तालिबान के इक्तदार पे कब्जा करने के बाद काबुल की गलियों के अंदर डिस्प्ले हो रहे थे। तो हमें तो उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था कि ये अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं, ये अमरीकियों के साथ और कतर की वो जो है जिसे कहना चाहिए उसके अंदर मीडिएशन के अंदर इन्होंने कौन सी सुपारी उठाई है। फिर देखिए अमेरिका यहां से बकौल इनके शिकस्त खा के भागा, लेकिन आज के दिन तक वो $60 मिलियन हर हफ्ते का अदा करता है। अब $60 मिलियन का मतलब है 3 मिलियन डॉलर का 1 अरब रुपया होता है, तो $60 मिलियन का मतलब 20 अरब रुपया हुआ ना, यानी 20 अरब रुपया हफ्ते का
एक हफ्ते का अमेरिकन जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान पे मुसल्लत जो हिज़्बुल्लाह रेजीम है उसको अदा कर रहे हैं, तो वो किस बात का अदा कर रहे हैं? फिर तीसरी बात, ये जो 8 अरब डॉलर का असला उन्होंने छोड़ा है बगराम में और दूसरी जगहों के ऊपर, इस खित्ते के जितने भी अमेरिका के दोस्त कुव्वतें थी बशमूल पाकिस्तान, उन्होंने कहा आपने ले जाना है तो हम आपको रास्ता देते हैं, और पाकिस्तान ने रास्ता फराहम भी किया। और अगर आपने नहीं ले जाना तो आप इसको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, ऑक्शन कर दीजिए। आखिरी मुद्दा, इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, ऑक्शन कर दीजिए, हम बायर हैं। लेकिन उन्होंने पैसे मिलते हुए नहीं लिए और वो असला वहां पे छोड़ के चले गए। दिस वाज अ पार्ट ऑफ ग्रेट गेम। सही। साराना साहब, ये जो भी रिजवान रज़ी साहब बात कर रहे हैं अमेरिका को सॉरी अफगानिस्तान को मिलने वाली अमेरिकन एड के हवाले से, ये कोई आज की बात तो नहीं है, वो बारहा अपने तज्ज़िये में इस बात का जिक्र भी करते हैं। सर, तज्ज़ियाकार भी बात करते हैं, सहाफ़ी भी बात करते हैं, लेकिन हुकूमत को क्या ये मामलात नजर नहीं आते? और अगर हुकूमत को ये नजर आते हैं फिर हुकूमत अमेरिका से कब बात करनी है? ये हमें इतना तप्पड़ है ही नहीं, हमारी गुंजाइश ही नहीं है, हमारी बसात ही नहीं है कि हम ये सवाल रख भी सकें आगे कि वो अफगानिस्तान जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर हैं, वो पूरी दुनिया फिरते हैं और बाद में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने। तो अमेरिका से बात करने के लिए कोई वो हमें बंदा ऐसा चाहिए या तो फील्ड मार्शल साहब डायरेक्ट बात करनी, और हम उनकी बात की शायद वजन, शायद नहीं बल्कि उनका वजन होगा तो उन्हें कर लेनी चाहिए। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अमेरिका को ये रियलाइज कराना इसलिए बहुत जरूरी है कि भैया आप एक तरफ तो हमारे क्या कहते हैं सेवियर हैं, और हम आपको सेवियर का खिताब देते हैं और कहते हैं कि जनाब आपकी वजह से खित्ते के अंदर अमन कायम है, तो दूसरी तरफ आपके असले और आपकी आशीर्वाद से ही लोग मरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर है उन्हें भी अपने बयानात के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। किस मुंह से हम अमेरिका को ये कहेंगे कि जी तुम्हारे असले और तुम्हारी आशीर्वाद से अफगानी जो है वो हम पे हमलावर होते हैं? हम तो उन्हें कह रहे हैं कि वो साउथ एशिया का सेवियर है, ना निजात दहिंदा है। तो हम कैसे अमेरिका को ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है? मेरा ख्याल है कि हमें कहीं ना कहीं हम इखलाकी जुर्रत का हमें मुजाहरा करना पड़ेगा, और एक दफा हमें अमेरिका से, ठीक है हम इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमने अमेरिका को खुश करने के चक्कर में रूस को नाराज कर लिया, इस चीन को नाराज कर लिया, सऊदी अरब हमसे खुश नहीं है, ठीक है, ये कतर के ऊपर हम इल्जाम लगाते रहे कि बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कतर मौजूद है। तो वो जो हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी थी वो अमेरिका की मोहब्बत की भेंट चढ़ गई है, और आधे से ज्यादा दोस्त हमसे खुश नहीं है। अभी जो इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश की है सऊदी अरब ने, जिसमें 18 ममालिक शामिल है, उसमें हम शामिल नहीं है। तो इस सवाल तो पैदा होता है कि अगर सऊदी अरब हमारा भाई ये करारदाद पेश कर रहा है इसराइल के खिलाफ मगरबी, और जब हमने डिफेंस मॉडल भी ऐसे कर रखे हैं कि उसके ऊपर हमला, हम पर हमला तस्वर होगा, हम पर हमला उन पर हमला तस्वर होगा, तो उसमें अगर डेनमार्क और स्पेन आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उसका हिस्सा बने? दुरुस्त। इसका मतलब ये कि कहीं हम इसराइल के ऊपर अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहे हैं और सऊदी अरब से हट के हम अपनी कोई पॉलिसी बना रहे हैं। अदरवाइज ये कैसे मुमकिन था कि ये इतनी बड़ी करारदाद होती और हम उसका हिस्सा ना होते? ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। राना साहब, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक पे आएंगे तो IMF मिशन की जायजा रिपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि मिशन पाकिस्तान में मौजूद भी है। बड़े ही खौफनाक अदाद-ओ-शुमार IMF के मिशन ने हमारे सामने रखे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुद IMF इसका खुद से कितना जिम्मेदार है। पाकिस्तान में हुकूमतें तो हैं ही, हुकूमती पॉलिसी तो सवालिया निशान है ही, लेकिन जो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ गुर्बत का ग्राफ है उसमें IMF की अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है? आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, IMF का जायजा मिशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, और इसी तनाजुर में IMF के जायजा मिशन ने पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से, महंगाई के हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार की है। बहरहाल उस रिपोर्ट की तरफ तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन जो अदालत शुमार कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि FBR को रवा माली साल जुलाई से जनवरी 372 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। साथ ही साथ फिर IMF से टैक्स हदफ में 100 अरब तक कमी की दरख्वास्त करने का भी फैसला कर रहा है पाकिस्तान। अब इन दोनों चीज़ों को ज़रा हमने समझना है। रिजवान साहब, इसको समझने की इसलिए भी बहुत ज़रूरत है
कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने सुना हो कि हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन को, टैक्स रेवेन्यू को, टारगेट को अचीव किया हो। हम बारहा टैक्स देते हैं, मुसलसल टैक्स देते हैं, वो टैक्स भी देते हैं जो हमारे पल्ले पड़ते नहीं, सुपर टैक्स, नॉन सुपर टैक्स, पता नहीं कौन से एक्स्ट्रा प्लस प्लस टैक्स हमारे बिलों में भी लग कर आते हैं, हम सेल्स टैक्स की सूरत में भी देते हैं, हर तरह से देते हैं सर। बावजूद इसके टैक्स टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। फिर जब इस हुकूमत के अल्ले तलल्ले और शाख खर्चियां इतनी हो तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि हुकूमत किस मुंह से कहेगी IMF को कि वो टैक्स हदफ में 100 अरब तक की कमी की दरख्वास्त कर? उसी मुंह से, और उन्होंने ये बात कहने के लिए बड़े बड़े मुंह रखे हुए हैं और बड़े बड़े महंगे और आला निरखों के ऊपर वो मुंह रखे हुए हैं, जिनकी फीसें आप और हम मिलकर अदा कर रहे हैं, और वो उसी कौमी खजाने में से उन मुंह की जो है ना वो खर्चे बर्दाश्त किए जाते हैं। तो इसलिए मुंह तो सरकार के पास बहुत है IMF को कहने के लिए। अब आ जाइए इसके ऊपर, देखिए ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जो डिक्लेरेशन था जिसके बाद फिर ये IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह कायम हुए, 1944 की बात है मेरा ख्याल है जब ये हुआ था। तो उसके बाद से IMF ने दुनिया की जितनी भी मईशतों की या रियासतों की मदद की है उसमें एक बात मुश्तरका है, और वो ये है कि वहाँ पे गुर्बत में शदीद इजाफा हुआ। IMF के प्रोग्राम के तहत अमल दरामद करने पर वहाँ पे गुर्बत में शदीद इजाफा हुआ, नंबर 1। बेरोजगारी की शरह बढ़ी, नंबर 2। और जो है आम जो अशिया हैं, खाने पीने की बुनियादी अशिया, वो लोगों की रसाई से दूर हुई। ये 3 कॉमन फैक्टर आपको नजर आते हैं। बीसियों बल्कि सैकड़ों ममालिक जिनको IMF ने बकौल उसके कि उन्होंने रेस्क्यू किया या उनकी इकॉनमी को रीमेक किया, बकौल IMF के, उन ममालिक के अंदर ये 3 चीजें जरूर हुई हैं। और यही एक पॉइंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर IMF के आलमी किरदार पे शदीद तनकीद भी होती है कि ये जिथे पैर उथे ही खैर, ये जिथे जाते ने उथे तबाही फेर देते हैं आम कॉमन मैन की, और कॉमन मैन की भी नहीं, मैं वाइट कॉलर और मिडिल क्लास भी इनसे बच जाते हैं। जो लोअर इनकम ग्रुप होता है ये उसका रगड़ा निकाल देते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे माहिरीन रखे हुए हैं और हर जगह पे ये यही एक ही फार्मूला लगाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि आजकल ना हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं अमेरिका के साथ। अच्छा। और अमेरिका भादपिया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अमेरिका भाईजान जो हैं वो IMF के ऊपर चूंकि उनकी नुमाइंदगी ज्यादा है उसके बोर्ड के ऊपर, तो वो चाहें तो किसी को वो है कह देते हैं कि नहीं ये अपना भाई है। जैसे हमारे तैयारे भी 8 से जैसे देखिए ना 11 हो गए, 6 से 11 हो गए। इसार राना साहब मेरे पे बाज का तनकीद इसलिए नहीं करते कि यार रजी मेरा भाई है तो मैं अब इसको कितना का जलील करूं स्क्रीन पे बैठ के, तो नजरअंदाज कर देते हैं, माफ कर देते हैं ये भाई मेरे। इस तरह ना वो IMF भी जो है ना आजकल चूंकि हमारा भाई बना हुआ है तो वो माफ कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। अमेरिका बाद को कोई बात नहीं यार ये अगली दफा कर लेंगे, आप इसकी अगली किस्त तो अप्रूव कर दें। मुझे तो इसमें से सबसे ज्यादा सिल्वर लाइनिंग नजर आती है ना भाई, वो ये है कि ये प्रोग्राम 3 साल का 36 माह का था और ये आखिरी साल तीसरा साल शुरू होने लगा है, ठीक है। और जब 3 साल पूरे हो जाएंगे फिर हमें हमारे हुक्मरान ये नहीं कह सकेंगे कि जनाब IMF नहीं मानता, क्योंकि फिर तो IMF के प्रोग्राम से हम निकल जाएंगे। तो सर उस IMF की ये कि IMF नहीं मानते ये सुनने के लिए हमें एक और साल जलील होना पड़ेगा। एक और साल हमें जूते खाने पड़ेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, हाँ। एक और साल ही बाकी है। ये जो IPPs के कैपेसिटी चार्जेस हम तकरीबन 3000 अरब रुपए साल के बिजली ना खरीदने के अदा करते हैं ना, वो यानी कि वो कुछ भी ना करने के हमसे 3000 अरब रुपया लेते हैं। इनके एग्रीमेंट्स जो है ना उनकी डेट्स खत्म होने जा रही है बेशतर की 2028 के अंदर या 27 या 28 के अंदर। सो गोया एक तरफ हम IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल रहे होंगे, दूसरा ये जो हम 3000 अरब रुपया साल का उधर का खामखा देते हैं वो दे रहे होंगे। तो शायद हो सकता है कि सरकार के ज़हन में हमारा भी ख्याल आ जाए और हमें भी बोटी वाला पुलाव मिल जाए, वरना तो मैं और इसार राना यहाँ पे बैठ के चीखो बका तो करते रहेंगे। इसार राना साहब, मुल्की कर्जा भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन जो गुर्बत का ग्राफ है वो कम होने के बजाय तेजी से ऊपर जा रहा है। 2 सवाल है यहाँ पे। एक तो ये कि जो कर्जे लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं अवाम की फलाह पर, तो फिर गुर्बत तवातुर से क्यों बढ़ रही है? दूसरा ये,
आपको लगता है कि खुद आईएमएफ की भी बहुत सारी पॉलिसियां जो है पाकिस्तान में गुर्बत का ग्राफ बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि गैस पर सब्सिडी दो, हुकूमत कहती है कि आईएमएफ नहीं मान रहा। हम कहते हैं बिजली पर सब्सिडी दो, हुकूमत कहती है आईएमएफ नहीं मान रहा। फिर किसानों के हवाले से जो ज़रूरी कर्जे हो जाएं या फिर उनको मिलने वाली सब्सिडीज हो, आईएमएफ वहां पर भी रियायत नहीं बरतता। हमारे लिए तो फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन कर्जे भी दे रहा है आईएमएफ हमें, हमारी फलाह फिर भी नहीं हो रही। मैं कहा जी, मैं तनकीद करता हूँ कि भाई को खुदा गवाह है, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ, बड़ा लीफा हूँ, बड़ा बदतमीज हूँ, लेकिन रजी से मैं मोहब्बत करता हूँ। और मैं कभी भी, मेरी ख्वाहिश ये नहीं होती कि मेरे किसी आर्गुमेंट से रजी हाँ, मैं रजी के किसी चीज से अगर मुझे बुरी लगेगी, मेरे रिलेशन इतने अच्छे हैं कि मैं किसी मुनाफकत के बगैर इससे मैं बिल्कुल रजी के सामने खड़ा हूँ। ये मैं कहने में ऑन स्क्रीन बात कर रहा हूँ, नहीं स्पेयर करूंगा, एक सेकंड स्पेयर करूंगा, लेकिन जो दिल में मेरी रजी के लिए कदर या अहमियत या मोहब्बत है वो कभी कम नहीं हो सकती। मेरी इससे लड़ाई होगी, मैं बहुत लड़ूंगा, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा इससे, कभी नहीं मैं छोड़ूंगा इसे, लेकिन एहतराम का रिश्ता कभी खत्म नहीं करूंगा। और यही हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें हमसे सबक लेना चाहिए, इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे का एहतराम कैसे किया जाता है। दूसरी बात, आप ये जो आईएमएफ की आप बात कर रही है, तो मुझे बताएं, आईएमएफ को हमने जब हुकूमत ने बिजली की सब्सिडी देनी थी तो आईएमएफ के तो तकलीफ हो गई थी, लेकिन आईएमएफ को 1200 करोड़, तो आईएमएफ को 1200 करोड़ का तैयारा खरीदा हुआ क्यों नहीं नजर आता? गरीब को सब्सिडी मिलेगी, एतराज हो जाएगा, गरीब को फायदा मिलने लगेगा, एतराज हो जाएगा। कभी एतराज नहीं करेगा कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि आपकी वजारतों में 330 अरब की बेज़ाब्तगियां हैं, वो क्यों नहीं हल हो रही? कभी इस पे बात नहीं करेगा, कभी नहीं कहेगा कि वफाक समेत पूरे सूबे के वुज़रा की, तमाम सूबों के वुज़राओं की तनख्वाहों में पता नहीं कितने 100% इजाफा हुआ। आईएमएफ ने तब भी सवाल नहीं पूछा। जरा आप एक बात और बताएं, ये रजी जो है ना, कॉमर्स इकोनॉमिक्स को मुझसे कहीं बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं। मुझे एक बात बताएं कि मेरे 35 लाख लोग हैं टैक्स पेयर पाकिस्तान में, 35 लाख ही है ना भाई? नहीं, अब ज्यादा होगा, 42 40 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ा था 35 लाख थी। 24 करोड़ लोगों में से 40 लाख लोग जो है ना टैक्स दे रहे हैं, और ये 40 लाख कौन है? इनमें से 3 तो हम स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना, जेड़े तनख्वाह मिलती है तो ये सोचते रहते हैं कि ये तनख्वाह मैंने किस किस मद में लगानी है, हादम इन फजले रब्बी और लगा के जो बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं, और ये अभी ईद के ऊपर जिबा करेंगे, कौन छुरी के साथ जिबा करेंगे लोगों को, इनको कोई क्यों नहीं पकड़ सकता? वो ब्यूरोक्रेट जिनकी तनख्वाहें तो चंद हजार हैं, ये लाख में है, और वो जाके क्या नाम दूसरे मुल्कों के अंदर वो ले रहे हैं, सिटीजनशिप ले रहे हैं, और करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर वहां जमा कराए रहे, उनका गिरबान कोई क्यों नहीं पकड़ता? कोई क्यों नहीं अब तक सवाल कर रहा पार्लियामेंट के अंदर कि जिन ब्यूरोक्रेट ने वहां पे क्या नाम है शहरियत लेने के लिए पैसे जमा कराए, वो कहां से आए? मैं रह गया, मेरे गले को काटने आपने, आप रह गई आपके गले को काटने इन्होंने। खुद इनके जहाजों की कीमतें, ये बाहर जाके जायदादें खरीदने, इनके बच्चे बाहर पढ़ ले, इनके कुत्तों का इलाज बाहर से हो, कोई पूछ नहीं सकता। हमारा गिरबान पकड़ने के लिए हम रह गए। पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये है कि मुझे कुचल दे, रजी को कुचल दे या आपको कुचल दे, मेरे बच्चों के ख्वाबों को कुचल दे। कैसे चलेगा ऐसा निजाम? ये आईएमएफ, ये वर्ल्ड बैंक रजी ने जो अभी तजिया किया है 1944 में बने इसलिए थे कि ये जो नए आजाद होने वाले ममालिक हैं, इनको किस तरह काबू किया जाए। ये उनके हुक्मरानों को पहले करप्ट करते, उन्हें मौका देते करप्शन का, करप्शन करने के बाद उनके जो कमजोरियां वो पकड़ते, उनके पैसों का हिसाब पकड़ते, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते, फिर अपनी मर्जी की हुकूमतें चलाते, लेके आए कोई अपनी मर्जी। पाकिस्तान में 2 दफा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान के 2 वजीर आजम आए जिनके पास अपना शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मुलाजिम थे, और यहां आके उनके शनाख्ती कार्ड बने। बड़े खुद मुख्तारी की गल्ला करते हैं, हम बड़े खुद मुख्तार हैं। वो असद उमर जब टैटे की थी ना, उसे वहां से वापस भेज देते कि भेजो ना वापस, कि हम नहीं मानते इसे अपना, तो आपका वजीर खजाना, उठाओ इसे लेके जाओ। रजी साहब, ये तो होगा कि हमें एक नई किस्त और मिलेगी,
जाहिर सी बात है हमने चलना ही है कोयलों पर, लेकिन फिर जो नई शराइत लगेंगी ये आपको पता है नहीं, शराइत वही पुरानी, शराइत वही पुरानी शराइत वही पुरानी है, लेकिन वो ये कहेंगे कि इन शराइत पे आपने अमल नहीं किया। मसलन फर्ज करें इस वक्त हम 12 शराइत में से 7 पर अमल दरामद कर चुके, 5 पर हो गया, फैटअप ही हो गया। हाँ, 5 में से 3 के ऊपर जुज़वी तौर पे अमल दरामद है और 2 में मुकम्मल नाकाम है, जिनमें से एक रेवेन्यू का टारगेट भी है। और अब रेवेन्यू के टारगेट पे या तो वो हमें देंगे रिलीफ के, अच्छा ठीक है कम हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये जहन में रखिए कि ये जो हर लीटर के ऊपर 25, 30 या 40 रुपए हुकूमत सरकार जो है वो जमा करती है, और आप पेट्रोल डलवाएं तो उसके ऊपर भी सरकार लेती है, वो तकरीबन आप ये समझिए कि 2000 अरब रुपया है वो, ठीक है। और अगर वो सालाना? जी सालाना, तो वो अगर कमी है तो जाहिर है कि फिर वो इस तरह का कोई काम और कर लेगी, क्योंकि सरकार ने कोई नया पहलू तो ढूंढना नहीं है टैक्स लगाने का। अच्छा, टैक्स आप कहाँ पे लगाते हैं? जहां पे कोई मुआशी सरगर्मी हो रही हो। अच्छा, मुआशी सरगर्मी के ऊपर पैसा घूमने का बायस होता है, वहां पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। अब नई मुआशी सरगर्मियां जो हैं वो रेगुलेटेड सेक्टर में तो हो नहीं रही, कारपोरेट सेक्टर के अंदर जो हो रही हैं वो इरेगुलर सेक्टर के अंदर हो रही हैं, वहां पे आप टैक्स लगा नहीं सकते। तो जो पहले वाले टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के टैक्स में इजाफा होगा, उन्हीं का पेट्रोल महंगा होगा, उन्हीं के इनकम टैक्स के ऊपर स्पेशल टैक्स लगेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो 501 अरब रुपया है, अगर आप देखिए ना, अगर आप तक 7 माह में 350 ये हुआ है तो पूरे 12 माह में ये 500 अरब रुपए तक जा सकता है। तो 500 अरब रुपए में तो आपकी और मेरी और इसार राना की जिंदगी जीरन की जा सकती है। ये मोबाइल के पैकेज के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा सकता है जी। और 500 अरब इकट्ठा भी उन्होंने मार्च से, सर अभी भी जो टैक्स करता है वो कम नहीं है, मार्च से जून तक करना है, फिर तीन माह में करना है। तो 100 रुपए पे आपके 60 रुपए कट जाते हैं। 3 माह में चमत्कार कोई करेंगे ऐसा है कि वो जल्दी से वो टैक्स इकट्ठा कर सके। तो मुझे सिर्फ वाहिद जो सिल्वर लाइनिंग नजर आती है कि ये अजाब हमारा 1 साल और जारी रहना, उसके बाद खत्म हो जाना है। दुआ करें और पहरा दें कि भाईजान ये साल एक ही हो, इसके बाद ये खुद इसको एक्सटेंड ना कर ले। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। आप भी रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। या तो ये IMF रहेगा या फिर ये पाकिस्तान की आवाम रहेगी। एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, लेकिन बिलखुसूस बात करते हैं ज़रा केपी वाली साइड से, जहाँ पर तहरीक इंसाफ में हम देख रहे हैं कि अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। खैर, सामने तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब उसकी कुछ मिसालें कुछ इस तरह से भी देखने को मिल रही हैं कि जो साबिक वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनसे जो उनकी सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई। और सुनने में ये भी आया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पिछले दिनों खासी तल्ख बयानबाजी की थी अलीमा खानम साहिबा के हवाले से भी, उस पर भी एक रिएक्शन सामने आ रहा है और मुतवक्के तौर पर शायद पार्टी का रिएक्शन इससे ज़्यादा भी सख्त हो सकता है। सर राना साहब, अली अमीन साहब से गाड़ियाँ लेना, फिर ये कहना कि जो सिक्योरिटी है वो वज़ीर आला की तरफ मामूर है तो ज़रा वहाँ पे ज़रूरत थी जमर गाड़ियों की, आपको लगता है कि फायर बैक हो सकता है? अली अमीन इतनी आसानी से तो नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं आपको पता है वो फिर जिस तरीके से भी जो रिसेंटली धरना हुआ था, जिस तरीके से वो आगे आगे थे, हर टीवी की जीनत बने बैठे हुए थे, टफ टाइम वो दे जाएंगे सुहेल आफरीदी को आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये खबर ही गलत है। अच्छा। उनको कोई सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई और उनकी सिक्योरिटी बरकरार है, बल्कि आज IG की तरफ से वजाहत आई है कि उनकी कोई सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई। अच्छा। एक्चुअली बहुत सारे जो हमारे ख्वाहिशात में से ख्वाहिश ये भी है कि हम हमेशा हर रोज ये बात करें कि PTI 2 धड़ों में बढ़ गई या 3 धड़ों में बढ़ गई या 4 धड़ों में बढ़ गई। ये हमने रिलीजियसली तय कर लिया कि हमने इस पर बात करनी है, लेकिन हमने कभी ये बात नहीं करनी कि किसी सूबे के अंदर करप्शन कितनी बढ़ गई है, किसी सूबे में जो बेरोजगारी है 29% बढ़ गई है या गुर्बत इतने फीसद बढ़ गई, उस पर बात नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास सिर्फ ये कमजोर लोग रह गए जिनकी तरफ हम उंगली उठा के बात कर सकें। ताकतवर की तरफ बात कर ही नहीं सकते। ताकतवर मतलब हम पंजाब में बैठ के कैसे मुमकिन है कि पंजाब के अंदर करप्शन के ऊपर बात कर दें? तो मेरा ख्याल ये बेहतरीन प्रोग्राम है कि हम इन पे बात करें, लेकिन
मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई ने नई स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें एक ट्राई का बना दिया है, अच्छा। जिसमें अलीमा, अचकजई और अफरीदी, ये 3 लोग हैं जो अब पार्टी के फैसले करेंगे। अब मुझे नहीं पता, आज अलीमा खानम ने पार्टी की क्यादत के ऊपर भी एक FIR काट दी है और उसने कहा कि तुम सब कंप्रोमाइज हो, तुम घर बैठे हो हाथ पे हाथ रख के, तुम चाहते ही नहीं कि इमरान खान जो है ना वो वैसे अलीमा यहाँ हो। खान साहिबा और की तुम इस कब गुफ्तगू में उठे हो? आपको कितना वजन नजर आता है राना साहब? एक ऑब्जर्वर की हैसियत से अगर आप देखें तो क्या महसूस होता है आपको? बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने है। 100% ठीक कहा। अगर इमरान खान की बहनें ना होती, ये बात मेरी याद रखिएगा दरियाब, जी जी। अगर इमरान खान की बहनें ना होती और वो मंगल को अडयाला के बाहर जाके ना एक शो करती हर मंगल को, तो ये क्यादत जो थी ये इमरान खान को अब तक कब की जेल के अंदर खत्म कर चुकी होती। ये इमरान खान की बहनें हैं जिन्होंने इमरान खान के मामले को जिंदा रखा, वरना मुझे कोई कहने में हार नहीं है कि रजी समेत ये जितनी क्यादत है पीटीआई की, ये सब इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान कभी बाहर ना निकले ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। ठीक है, इसमें रजी भी शामिल है। ये सारा दिन बैठ के और करते क्या है, ये यही कर रहे होते हैं कि जी इमरान खान और भाई इमरान खान एक इंसान है, गोश्त पोस्ट का इंसान है भाई, ही इज द ह्यूमन बीइंग। उसको भी तकलीफ हो सकती है, वो भी बीमार हो सकता है, उसकी आंख की बिनाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, उसको लिखवा के नहीं लिया और आगे जाएगा। भी इसके ऊपर काफी रिजर्वेशंस हैं। रजी साहब, कल अलीमा खान साहिबा ने एक जगह पे गुफ्तगू की, उनके अहले खाना अभी भी गैर मुतमईन हैं, जो भी बानी पीटीआई का रिसेंटली इलाज हुआ ना पिम्स में। उन्होंने कहा कि वो जो बुशरा बीबी हैं उनकी भाभी के गालिबन उनसे मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बताया कि उनका ये कहना है कि मेरी ज़ाती मौलजीन तक मुझे रसाई दी जाए, मेरी आँख की बिनाई जा रही है। और फिर उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल की जो प्रेस रिलीज़ थी उसके ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया। जब तक बानी पीटीआई की अपने अहले खाना से या ज़ाती मौलजीन से मुलाकात नहीं करवा दी जाती, आपको लगता है इस किस्म की शुकूक व शबात, इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना पर फैमिली की हद तक जायज़ है? देखिए, मैं ये उनका पहले दिन से यही मुतालबा है कि उनके तिब्बी मामलात जो हैं उनके ज़ाती मुआलज देखें, जो कि शौकत खानम के डॉक्टर्स मोस्टली हैं, और वही उनको आगे चेक करें। और सरकार की तरफ से उनके इस मुतालबे का जो जवाब है वो इनकार की सूरत में है। लेकिन मुझे ये जितने भी अगर कोई बात करता है आज के दिन में स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर मोमेंट में पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात की, तो इसके बावजूद कि मैं को पीटीआई का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ या उसकी स्ट्रेटजी से मुझे कोई इत्तेफाक नहीं रहा, इत्तेफाक नहीं रहा, लेकिन मुझे एज ए पाकिस्तानी ये बुरा लगता है, मेरे दिल को हौल पड़ता है, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पे है। मतलब कि अगर आप देखें मई की वॉर की बात करें तो उस वक्त जफरवाल सेक्टर के लोग जो थे वो अपनी फौज के शाना बशाना थे, सियालकोट के लोग जो थे वो अगले मोर्चों पे फौज को खाना पहुंचाने पहुंचे हुए थे। ये कसूर गंडा सिंह वाला के ऊपर तो हमने अपनी आंखों से जाके देखा कि किस तरह लोग जो थे वो तोपे नस्ब करने के अंदर अपनी फौज की मदद कर रहे थे। यानी जब दुश्मन का अटैक आता है तो कौम को इस तरह यकसू होना चाहिए और बाहमी इख्तलाफात भुलाकर उसके सामने खड़ा होना चाहिए। और इस वक्त जबकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ज़ेरे अटैक है, ज़ेरे अताब है, दहशतगर्द हमले के अंदर है, और वहाँ पे हुक्मरान पार्टी जिसकी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है वहाँ पे इक़्तिदार में, अगर उनकी तरफ से उनके सफ़ों के अंदर किसी इख्तलाफ की बात आती है तो मतलब मुझे वो मैं चस्का फरोशी बाद में कर लूंगा कि पीटीआई की एक बंदी की या एक बंदी की दूसरे से लड़ाई हो गई और उन्होंने ये कहा और उन्होंने धक्का दे दिया और वो जनाब नाले में गिर गई, ये मैं चस्का फरोशी बाद में कर लूंगा। ये वक्त नहीं है भाई इसार राना, ये वक्त नहीं है इस चस्का फरोशी का या कहने का कि फलां मुजरम है और फलां मुल्ज़म है। मेरा ख्याल ये है कि ये कौमी यकजहती का वक्त है। तो मुझे तो ये बात कतन पसंद नहीं आई कि आपने ये मौजू इस डिस्कशन के लिए रख लिया, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि अगर ये जो इन्होंने AAA स्ट्रेटजी बताई है, अलीमा, अचकजई और अफरीदी स्ट्रेटजी कि ये मामला किया करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। कम से कम अगले 15-20 दिन या
50 दिन तक, जब तक कि अफगानिस्तान के साथ हमारी टेंशन खत्म नहीं हो जाती, हम इसको यूं ही लेके चलें, और अल्लाह करे पीटीआई इसको यूं ही लेके चले और बाकी लोग भी उनकी बात माने। और वो जो एक दुनिया तासुर देना चाह रही है कि पाकिस्तान में इंतशार है, जिस तरह के ईरान में इंतशार है तो पाकिस्तान में भी इंतशार है, हम इस तासुर को डिस्पेल कर दें। अल्लाह करे कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी इसके ऊपर अपने कान धरें कि अगर वाकई हम मुत्तहिद होना चाहते हैं तो मुत्तहिद होने के लिए हमें एतमाद साजी जो है उसको बरकरार रखना होगा, अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना होगा। मिनिस्टर गौहर साहब आज भी उन्होंने एक बार फिर से अपील की कि बानी से मुलाकातें जो हैं वो पेचीदियाँ ख़त्म करेगी, हुकूमत मामलात को आगे बढ़ाए। तो मिनिस्टर गौहर साहब तो एक ऐसे सॉफ्ट यूँ कह लें कि पीटीआई के कैंडिडेट हैं कि जिनसे हुकूमत जो कहती है, जो बोलती है, वो मनवा भी लेती है, मुलाकातें भी करवा लेती है, नहीं भी करवाती तो बैरिस्टर साहब उसके ऊपर ओके भी हो जाते। तो मेरे ख्याल से अगर वो ये बात कर रहे हैं तो कम से कम हुकूमत को कान धरने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।